तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 395 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसा कि हमने अभी तक देखा ही कि वो स्लेव जाके अपने स्काई आई एम्पर के पास चला जा चुका होता है। यहाँ पे वो आ चुका होता है। अब दिखाया जाता है हमें लाइटनिंग रेसिंग एम्पर को, जो कि अपने चेन्स को बाहर पीछे खींच लेता है। वो कहता है कि क्या मैं यहाँ पे हार चुका हूँ। अब लाइटनिंग रेसिंग एम्पर को अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि आखिरकार वो इस इंसान से कैसे हार सकता है। और उसने सोचा था कि ये ह्यूमन था जो कि पोन एम्पर से डरकर भागा हुआ था। यहाँ पे उसकी जो चेन होती है वो एक ट्रेजर होती है जो कि आई सेल से उसने काउंटलेस बैटल्स के बाद ऑब्टेन की होती है। इसकी पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके भी चेन्स अलग अलग लेवल्स में डिवाइडेड होते हैं। इन सबको सेपरेट कर भी इन सबको कंबाइन करके यूज किया जा सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उन चेन्स को अपने पास ले आता है और उन चारों चेन्स को आपस में कंबाइन करके उसे एक बना देता है। दिखाया जाता है कि जब वो उसको कंबाइन करता है तो वो एक ऑर्डिनरी चेन जैसा लिखने लगता है। उसमें जंक भी लगा हुआ दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो अपने वाइप ऑफ थंडर से फिर से लू फेंग पे अटैक कर देता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस अटैक से वहाँ का वर्ल्ड भी क्रैक होने लगता है और वहाँ पर चाहो तब गोल्ड और स्पेस की पावर यूज होने लगती है। और अब फिर हमें लू फेंग को भी दिखाया जाता है जो कि इस अटैक को लेने के लिए तैयार होता है। अपने 16 स्टार से उस पर अटैक कर देता है और उसकी धमाका ये बहुत ज़्यादा होती है, जिसको देखकर लाइटनिंग रेसिंग एम्पर कहता है डैम। वो कहता है कि मैं इसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और वो अपने चेन को वापस ले आता है। उसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पे वो जा रहा होता है और कहता है कि मैं आपकी बार तुम पे आसानी से नहीं जाने दे सकता हूँ। यहाँ पे लू फेंग उस पर कीप अप नहीं कर पाता है। वो भी अपने स्पिरिचुअल फोर्स को यूज़ किया होता है और लाइटनिंग रेसिंग एम्पर को ब्लॉक किया होता है और उसे भी उसकी पावर का महसूस हो गया होता है कि ये बहुत ही पावरफुल है। दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी क्रिएचर इस बैटल को देख रहे होते हैं सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि लाइटनिंग रेसिंग एम्पर अपनी बॉडी तक को बॉन्ड कर रहे होते हैं और लू फेंग को हराने के लिए यहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि लू फेंग जो कि बेयरली बोन एम्पर से 100 साल पहले फाइट कर पाया था और भागने की कगार पे आ चुका था, वो यहाँ पे लाइटनिंग रेसिंग एम्पर को कोई रास्ता ही नहीं दे रहा है बल्कि भागने के अलावा। ये तो बहुत ज़्यादा आउटरेजियस है। और वो कहता है कि इंटरेस्टिंग, ऐसा लगता है कि अब इस ह्यूमन को भी अपनी गॉडली बॉडी को बर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उन सबको क्या ही पता कि लू फेंग तो अभी सेक्टर लॉर्ड का ही बंदा है, उसके पास तो गॉडली बॉडी है ही नहीं। अब यहाँ पे सब लोग इसी सब के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि बहुत ही लंबा डिस्कशन होता है। अब यहाँ पे हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि इस नज़ारे को देखकर शॉक हो जाता है। लाइटनिंग रेसिंग एम्पर अपनी अनडाइंग बॉडी को बर्न करना शुरू कर दिया होता है, वेयरएज लू फेंग तो ऐसा कर ही नहीं जा सकता है। और अब फिर दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने विंग्स को खोलता है और वो कहता है कि तुम अभी जा सकते हो लाइटनिंग रेसिंग एम्पर। जिसके बाद लू फेंग अपने 16 स्टार को अपने पाम में रख लेता है। लाइटनिंग एम्पर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है तुम ह्यूमन तुम बहुत बुरे हो। और वो उस वर्ड को क्रैक करके लू फेंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे टॉर्टोइस लोकी स्काई अपीयर हो जाता है और लू फेंग अपने स्पीड लिमिट पे आ चुका होता है और वो बीच बीच में ही अपने डायरेक्शन को चेंज करने लगता है। वो अभी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, यहाँ तक कि लाइटनिंग रेसिंग एम्पर भी उसको नहीं पकड़ पा रहे होते हैं और लू फेंग उससे और भी आगे निकलता जा रहा होता है। नो मैटर लाइटनिंग रेसिंग एम्पर अपने कितने अनडाइंग बॉडी को बर्न कर ले, वो लू फेंग को इस एक्सप्लोजिविटी में उसको पकड़ नहीं पा रहे होते हैं। और वो कहता है ये नामुमकिन है।
ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। ये पहली दफ़ा है आइस सेल में जहाँ पे ये हो रहा है और जितने भी बंदे होते हैं सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। हमें दिखाया जाता है ये लाइटनिंग रेसिंग एम्पर बहुत ही फ्यूरियस होता है। वो लू फेंग को पकड़ने वाला था क्योंकि यहाँ पे वो अनडाइंग बॉडी को बर्न कर चुका होता है और वो किसी भी कीमत पे लू फेंग को मारना चाहता है और कहता है कि ये बहुत ही लेट हो चुका है, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो। वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है और दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो भाग रहा होता है, लू फेंग आगे की तरफ निकल चुका होता है। अब यहाँ पे वो अपने टाइम स्टॉप पावर को भी यूज करना चाहता था ताकि वो लू फेंग को अपनी टाइम स्टॉप की पावर में कैद कर सके, लेकिन लू फेंग उससे दूर और दूर जाता जा रहा होता है। और यहाँ पे हमें पहली बार बताया जाता है कि आखिर टाइम स्टॉप पावर किस तरह से यूज किया जाता है और ये क्या होता है। अब टाइम स्टॉप बहुत ही ऑलमाइटी है जिसकी पावर का मुकाबला करना सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन टाइम स्टॉप जो एक ऑलमाइटी पावर है उसकी भी एक लिमिटेशन होती है कि इसको भी एक यूज करने के लिए होता है। जैसे कि स्पेस की बात करें तो वो उससे अफेक्ट नहीं हो पाएगा चाहे वहाँ पे कितनी भी फियर्स कॉम्बैट क्यों न चल रही हो। अब यहाँ पे स्पेस उससे तो फर्क पड़ता है, लेकिन टाइम स्टॉप स्पेस से बहुत ही अलग होता है। टाइम स्टॉप को आप एक सर्टेन एरिया में ही इम्पोज कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। उस एरिया में जितने भी लिविंग बीइंग्स होंगे उस टाइम स्टॉप के कारण अफेक्ट होंगे ही, बल्कि यहाँ पे सिर्फ सोल और कॉन्शियसनेस ही काम कर रही होगी। बाकी हर एक चीज़ मूवमेंट से लेकर हर एक चीज़ सोल और कॉन्शियसनेस को छोड़ के वहीं पे जम जाएगी, फ्रीज हो जाएगी और वो टाइम स्टॉप के बंधन में बन जाएगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे उसको उस टाइम स्टॉप में से छूटने के लिए भी लंबा टाइम लग सकता है। अगर वहाँ पे एनिमी पावरफुल हुआ तो वो सामने वाले को आराम से कैद भी कर सकता है। अब बताया जाता है कि टाइम स्टॉप को एक्सरसाइज करना और सामने वाले को मारना ये यहाँ पर बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। लेकिन फर्स्टली किसी बंदे ने अगर टाइम स्टॉप को यूज़ किया तो यहाँ पे वो ओपोनेंट से बैक स्लैश भी मिल सकता है जिसके कारण उसको डैमेज पड़ सकता है और वो यहाँ पे टाइम स्टॉप को तोड़ भी सकता है। और यहाँ पे बताया जाता है कि टाइम स्टॉप जितना छोटा एरिया में बनाया जाएगा उतना ही पावरफुल और इफेक्टिव तरह से यूज़ किया जाएगा। अगर इसे बहुत ही बड़े एरिया में यूज़ किया गया तो इसका पावर और इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। लू फेंग तो वो एक स्पिरिट है जिसके कारण लू फेंग हमेशा स्पिरिचुअल को रिलीज करता रहता है और जैसे ही लू फेंग को वो डिटेक्ट करेगा और यहाँ पे लू फेंग आसानी से लाइटनिंग रेसिंग एम्पायर के गॉडली पावर को डिटेक्ट कर सकता है कि कब वो अपने टाइम स्टॉप को यूज करने वाला है। इसी कारण लू फेंग उसको यूज करने से पहले ही अलर्ट हो जाएगा और लाइटनिंग रेसिंग एम्पायर अपने टाइम स्टॉप को यूज़ नहीं कर पाएगा और लू फेंग उस रीजन से भी निकल जाएगा जहाँ पे टाइम स्टॉप यूज़ होने वाला है। और इसी कारण ये टाइम स्टॉप पावरफुल होते हुए भी एक डिसएडवांटेज का रूप दे देता है। अब वो बंदा अपनी गॉडली बॉडी को बर्न कर रहा होता है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है और एज ए रिजल्ट लाइटनिंग रेसिंग एम्पायर वहाँ पे बहुत ही बड़े रीजन में टाइम स्टॉप करने की सोचता है, वो इसको कर भी सकता है। वो लू फेंग को वहाँ पे पकड़ना चाहता था। यहाँ पे मैंने बताया है कि लंबे अगर एरिया में टाइम स्टॉप किया जाए तो उसकी पावर थोड़ी सी कम हो जाती है। लाइटनिंग एम्पायर कहता है कि तुम ह्यूमन, तुम्हें कोई अब नहीं बचा सकता और वो उसकी तब आगे बढ़ने लगता है। वो वहाँ से बीम ऑफ लाइट बन करके गायब हो जाता है। सीन चेंज कर नॉर्टन आई सेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिल्वर आई अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि क्या तुम सीरियस हो। तो वो नौकर कहता है कि हाँ मास्टर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो ह्यूमन अभी लाइटनिंग रेसिंग एम्पायर से फाइट कर रहा है, हमें जल्दी जाना होगा। यहाँ पे फाइट वहाँ पे अगर हम जल्दी नहीं गए तो हम लोग लेट भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे सर्वेंट बहुत ही जल्दी में था और यहाँ पे वो समझता था कि वहाँ पे एक भी सेकेंड वो टाल्किंग में वेस्ट नहीं कर सकता है क्योंकि वो जानता था कि वहाँ का बैटल कितना फास्ट था। यहाँ पे सिल्वर आई अपने सर्वेंट को पकड़ कर कहता कि चलो मुझे यहाँ पे ले चलो। तो सर्वेंट उनको टेलीपोर्ट करके उस बैटल फील्ड की ओर ले चलता है और मैं अब सीन चेंज कर उसी आईसी के ऊपर का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पे जितने भी पावरफुल क्रिएचर थे उनमें से कई तो होम की तरफ आ चुके थे, क्योंकि उस बैटल में उन्हें शॉक के अलावा कुछ नहीं मिला होता है। और वहाँ पे जो देख रहा होता उनमें से एक बंदा कहता है कि वो बंदा लाइटनिंग रेसिंग एम्पायर को डिफीट करने के काबिल लगता है, यहाँ तक कि उसने उसके अपने अनडाइंग बॉडी को बर्न करने पे भी मजबूर कर दिया है। लगता है कि वो बहुत ही पावरफुल है और वो टॉप 10 एम्पायर लिमिट के अंदर आता है उनके जितना पावरफुल है। लेकिन देखा जाए तो ये एक मेजर डिफीट होगा एक एम्पायर के लिए। दूसरा बंदा कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, वो ह्यूमन तो और भी ज़्यादा फास्ट है। लाइटनिंग रेसिंग एम्पायर तो अपने बॉडी को बर्न करने के बावजूद भी उसको पकड़ नहीं पा रहे होते हैं और सब लोग यहाँ पे अपने अपने तर्क दे रहे होते, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पे एक ड्रेडफुल एनर्जी वेव का एहसास होता है जो कि चारों तरफ उस एनर्जी से फैलने लगती है, जिसको देखकर सभी पहचान जाते हैं कि ये तो सिल्वर आई है, ये तो मास्टर ऑफ नॉर्टन आइस हेल के मास्टर है, जो कि कोई और नहीं सिल्वर आई है। अब जितने भी पावरफुल क्रिएचर इस आइस हेल में मौजूद थे वो यहाँ के हर एक बंदे के बारे में जानते थे और वो ये सब के इन 5 इनविंसिबल एम्प्रेस के बारे में भी जानते थे कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और वहाँ पे वो उन्हें कई लोगों ने तो सिल्वर आई को देखा भी नहीं होता, सिर्फ रूमर्स में ही सुना होता है। यहाँ पे वो जानते थे कि अगर ये हमारे सामने है तो मतलब हमारी डेट पक्की है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सब उसको देख रहे होते हैं और कोई भी यहाँ पे मारना नहीं चाहता, तो हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे अभी भी लाइटनिंग रेसिंग एम्पायर उसका पीछा कर रहा होता है और यहाँ पे वो कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा। और लू फेंग वहाँ पे ये सब सोचते सोचते आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक माइटी फोर्स स्प्रेड होता है और लू फेंग सामने देखता है तो वहाँ पे एक 30 मीटर लंबा ड्रेस जो कि व्हाइट आर्मर में होता है वो उसके सामने आ जाता है। लू फेंग भी उसके सामने मेयरली खड़ा हो पाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो जैसे ही बंदा सामने आता है वहाँ की स्पेस फ्रीज हो जाती है। लू फेंग भी कहता है कि सिल्वर आई और लू फेंग थोड़ा सा टेरिफाइड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सामने बंदा होता है वो कोई सिंपल बंदा नहीं था, जो 5 इनविंसिबल एम्पायर में से एक था सिल्वर आई, जो कि स्पेशल लाइफ फॉर्म का एक बंदा होता है। और लू फेंग इसके बारे में जानता था कि आखिर ये कितना ही पावरफुल है और जैसे ही लू फेंग यहाँ पे देखता है तो उसे भी खतरे का एहसास होता है। अब सिल्वर आई उसकी तरफ देख कर कहता है कि बंदे ह्यूमन, मुझे उस एनोमिनस अकाउंट को वर्चुअल को दो, नहीं तो यहाँ पे तुम मरने वाले हो। यहाँ पे ब्लैक आर्मर सर्वेंट भी उसके बगल में ही खड़ा होता है। यहाँ पे वो सिल्वर आई सिर्फ लू फेंग का वही एनोमिनस अकाउंट मांगने के लिए आया होता है। अब लू फेंग जैसे ही उस बंदे को देखता है तो उसे खतरे का भी महसूस हो रहा होता है और वो भी सामने देखता है और कहता है कि मेरे पास कोई भी एनोमिनस अकाउंट नहीं है, तो क्या तुम मुझे जाने दे सकते हो। तो सिल्वर आई लू फेंग की तरफ देखकर कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और फिर बाद में तुम्हारे वर्ड रिंग को चेक करूंगा। तो लू फेंग कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। तो यहाँ पे सिल्वर आई कहता है कि मैं यहाँ पे किसी भी ट्रस्ट नहीं कर सकता मेरे सर्वेंट के अलावा। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि उसकी तरफ घूर कर देख रहा होता है और यहाँ पे वो आज सिल्वर आई कहता है कि मुझे वो एनोमिनस सेंसर दे दो ह्यूमन, वहाँ पे नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। अब वहाँ पे वो सर्वेंट भी कहता है कि हाँ तुम दे दो, नहीं तो मैं मास्टर तुमको मार देंगे। अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास सेंसर नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारा विश्वास नहीं करने वाले। तो लू फेंग कहता है कि हाँ मेरे पास सेंसर है। तो ये सुनकर सिल्वर आई और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लू फेंग को भी दिखाया जाता है जो कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें वो नहीं देना चाहता हूँ। तो सर्वेंट चिल्ला कर कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। अब सिल्वर आई उससे कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम अपनी मौत को खुद से लिख रहे हो। तो लू फेंग उसकी तरफ घूर कर देख कर कहता है कि मैं यहाँ पर मर जाऊँगा, लेकिन क्या ऐसा तुम क्या करने वाले हो। मैं यहाँ पे मर जाऊंगा लेकिन तुम क्या करोगे। अब यहाँ पे लू फेंग बिल्कुल ही नहीं डर रहा होता है। फिर हमें यहाँ पे बताया जाता है कि अभी के मर्तबा लू फेंग के पास 3 इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स थे, जिनमें कि एक हार्मर भी था, साथ में जनरल सोल एलॉक्सिबल भी था। लू फेंग की पावर पहले से 20 लेवल तक पहुँच चुकी होती है और लू फेंग अभी इसका क्या डर है। लू फेंग जानता था कि अगर उसको फाइट करना पड़ेगा तो वो फाइट भी करेगा। यहाँ पे वहाँ पे फाइट करने के अलावा कुछ और नहीं होता है।
ब्लू फेंग उस सिल्वर आई की तरफ देख कर कहता है कि यहाँ पे तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, और वो कहता है सिल्वर आई, मैं यहाँ पे आई सेल में आया था ताकि मैं पावरफुल क्रिएचर से फाइट कर सकूँ, यहाँ तक कि मेरे टॉप 10 एम्प्रेस भी मेरे लिए ज़्यादा खतरा नहीं है, और यहाँ पे मेरे लिए सबसे बड़ा टारगेट तुम 5 इनविंसिबल में से एक हो, मैं तुम 5 में से फाइट करना चाहते हो और तुम पहले होने वाले हो। तो ये सुनकर सिल्वर आई अपने आंखों को क्लोज किए हुए आता है, और वो यहाँ से जब तक आया होता है वो अपनी आंखों को बंद किए हुए होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिल्वर आई अपनी आंखों को हमेशा ही क्लोज रखता है, और जब भी वो अपनी आंखें खोलता है सामने वाला का मौत पक्का ही होता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें अपने मौत से डर नहीं होता है, वो कहता है कि तुम यहाँ पे नहीं बचने वाले हो। तो लू फेंग कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते हो। लू फेंग पूरी तरह से अनजियस होता है, और वो यहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड और प्राउड होता है। इसी तरह से हमें दिखाया जाता है कि उसे याद था कि कैसे वो ट्रू यान का एक अप्रेंटिस बना होता है। यहाँ पे 10,000 ईयर बाद वो यहाँ पे सिल्वर आई से फाइट करने वाला है, जो कि ट्रू यान एम्पायर की जितनी पावर को रखता है, और वो भी ऐसे पावरफुल आदमी से पहली बार फाइट करने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग को, ये उससे कहता है कि चलो आओ मुझे दिखाओ कि आखिरकार ये लेजेंडरी इनविंसिबल एम्पायर कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो ये सुनकर वो बंदा कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर एक स्पेशल क्रिएचर कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और यहाँ पर लू फेंग अपने मेंटल स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेट करके अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है ताकि वो फाइट कर सके। और हमें सिल्वर आई को दिखाया जाता है जो कहता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, और वो दिखाया जाता है कि वो अपने पाम से अपने स्लेव की तरफ देखने लगता है, और उसकी हैंड एक लाइट डायमंड की तरफ दिखने लगती है, और लू फेंग पे एक वेव करके अटैक कर देता है। वहाँ पे जितने भी एरिया होते हैं उन सबका शेप चेंज होने लगता है। अब लू फेंग अपने साउ से वहाँ पे 16 बॉल के साथ एस्केप करने की कोशिश कर रहा होता है, और वो 16 बॉल से वहाँ पे 1000 ऑफ ट्रेड्स को कनेक्ट करके एक बीस्ट गॉड क्वांटम को बना लेता है, जिसको देखकर सिल्वर आई कहता है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो, तुम बिल्कुल नहीं भाग सकते हो। और हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा पाम वहाँ पे अपीयर हो जाता है जो कि लू फेंग की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसको देखकर लू फेंग कहता है कि आखिर ये है क्या, या ये स्पेस लॉ का अटैक है। वो उस अटैक को अपने साविंग से डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है। इस नज़ारे को देखकर तो लू फेंग बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। वो उस चीज़ को याद करता है जब उसने ब्लड रिवर वर्ल्ड में एक एंसेंट पैनोरामा को देखा होता है कि कैसे एक डिपिक्टेड पाम ने पूरे के पूरे 20 गॉड टेल को तोड़कर रख दिया होता है। और अपेरेंटली देखा जाए तो ये पैनोरामा ये लू फेंग और सिल्वर आई से भी ज़्यादा पावरफुल था। इसी के बारे में ये लू फेंग सोच जाता कि उन दोनों में बहुत ही सिमिलैरिटी है। अब दिखाया जाता कि उसका अटैक जाके उस 1000 मीटर लॉन्ग ब्लास्ट में जाके टकराता है। वहाँ पे एक जोरदार का ब्लास्ट होता है, और लू फेंग का 16 ब्लैक बॉल्स वो लू फेंग के पास वापस आ जाता है। और लू फेंग कहता है सिल्वर आई यहाँ पे तुम टाइम लॉ में प्रोफिशिएंट हो, और तुमने स्पेस लॉ को भी रन किया है, ये तो अपने लॉ स्पेस टाइम में बहुत ही अच्छे तरह से माहिर हो चुका है, और अभी से ही ये इतनी पावर जनरेट कर सकता है। लू फेंग सिल्वर आई को फोर्स को महसूस कर पा रहा था, वह भी महसूस कर पा रहा था कि उसकी जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बनी हुई है वो किसी भी नॉर्मल सेक्टर लॉट से 10 ऑफ मिलियन टाइम ज़्यादा पावरफुल होता है। और क्योंकि ये एक स्पेशल लाइफ फॉर्म है इसी कारण इसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है। लू फेंग भी उसके अटैक से सप्रेस हो पाया था जबकि उसके पास इतने हेवनली ट्रेजर थे। और यहाँ पे हमें सिल्वर आई को दिखाया जाता है जो हैरान हो जाता है और कहता है कि बहुत अच्छे, तो तुम मेरा पहला स्ट्राइक सह सकते हो। अब मैं समझा कि आखिर तुम इतना एरोगेंट क्यों हो रहे थे। तो लू फेंग कहता है कि मैं एरोगेंट नहीं था बल्कि मैं कॉन्फिडेंट था। चलो यहाँ पे भौंकना बंद करो और तुम अपने बेस्ट मूव को दिखाओ सिल्वर आई। लू फेंग भी अपने विंग्स को खोले वहीं पे खड़ा होता है, और वो अभी थोड़े दूर में खड़ा होता है। फिर सिल्वर आई लू फेंग की तरफ देख कर कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। और यहाँ पे उसे ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ पे काउंटलेस आईज उसकी तरफ देख रहे होते हैं, और सिल्वर आई अपनी आंखों को तो अभी तक नहीं खोला होता है लेकिन फिर भी वो महसूस कर पा रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि एक क्रिस्टल फिंगर लू फेंग के न जाने कहाँ से सामने आ जाता है, वहाँ का पूरा स्पेस ही सॉलिडिफाई हो जाता है।
लू फेंग इसके कारण तो टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकता है। और यहाँ पे सिल्वर आई को दिखाया जाता है जो कहता है ऑब्वियसली, और वो अभी टाइम पावर को यूज़ कर रहा होता है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लू फेंग यहाँ पे अपने विंग्स को क्लोज करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लू फेंग तो अपने मसल्स को भी मूव नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि ये टाइम स्टॉप की पावर होती है। और वहाँ पे लू फेंग कहता है कि ये तो टाइम स्टॉप है, मैं तो इसकी पावर से हिट हो गया हूँ। अब सिल्वर आई कहता है कि तुम बहुत ही पैथेटिक हो। और लू फेंग अभी एक डायमंड फिंगर लाइक होता है। अब लू फेंग अपनी पावर फोर्स से उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा होता है। लू फेंग अपनी पूरी ताकत साव विंग स्टार मैप टावर पेयर इन सब को लेकर उसकी पावर को यूज़ करने लगता है। और लू फेंग की स्पिरिचुअल फोर्स के अंदर वहाँ पर तो वो एनाइट से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब लू फेंग अपने माइंड में कहता है कि टूट जाओ। अब साव विंग्स के अंदर से पावर निकलने लगती है और लू फेंग उसमें से बहुत ही टेरिफाइंग तरीके से शॉकवे को प्रोड्यूस करता है और वो पीछे की तरफ आ जाता है। लू फेंग यहाँ पे राहत की सांस लेता है और कहता है लकली मैं यहाँ पे इस टाइम स्टॉप को तोड़ पाया हूँ। यहाँ पे कहता है सिल्वर आई तो जरूर कनिंग है। अब मैं आपको बता दूँ कि टाइम स्टॉप को तोड़ा भी जा सकता है क्योंकि वो ऐसा ही जैसा कि आप लोग समझ लो कि आपको किसी बर्फ के अंदर सील कर दिया है जिसमें कि आप मूव नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप में फोर्स की पावरफुल है, आप उससे ज़्यादा ताकतवर हैं तो आप उसको तोड़ सकते हो। और ये एक बैरियर की तरह ही होती है जहाँ पे सब चीज़ रुकी हुई होती है, आप फ्रीज हो चुके होते हैं। लू फेंग ने इन सब के पावर को यूज़ कर उसको तोड़ दिया होता है। अब यहाँ पे लू फेंग के माइंड में कई सारे ख्याल आने लगते हैं कि यहाँ पे इसने मुझे टाइम स्टॉप से यहाँ पे रोकने की कोशिश की थी और मैं इसमें फंस भी गया था। ये तो लाइटनिंग एम्प्रेस से और भी ज़्यादा पावरफुल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बारबेरियन क्रिएचर इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। अब यहाँ पे जैसे ही लू फेंग शॉक होता है वहीं पे सिल्वर आई और उसके गुलाम भी उतना ही ज़्यादा अमेज होते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और सर्वेंट को विश्वास नहीं होता कि ये बंदे ने इसको डॉज कर दिया। वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि यहाँ पे आके इसको कैसे कर सकता है। मुझे याद है कि यहाँ पे कितनी पावरफुल क्रिएचर मेरे मास्टर के हाथों मारे गए हैं और इस डेड गॉड पॉइंट में कोई भी इसको डॉज नहीं कर सकता, लेकिन ये सामने वाला बंदा ये इसको डॉज कर सकता है। यहाँ तक कि नहीं वो इस मास्टर के टाइम स्टॉप को भी तोड़ सकता है। आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है, ये नामुमकिन है। हमें सीन चेंज कर दूर के डिस्टेंस का दिखाया जाता है जहाँ पे जितने भी क्रिएचर्स होते हैं वो इस नज़ारे को देखकर शॉक हो गए होते हैं। वो लोग यहाँ पे लू फेंग के इस कारनामे से पूरी तरह से हैरान होते हैं और उन्हें विश्वास नहीं होता कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अब पहले से ही वो यहाँ पे सरप्राइज थे कि उसने लाइटनिंग रेसिंग एम्पायर को हरा दिया है, लेकिन लू फेंग तो यहाँ पे सिल्वर आई के सामने भी खड़ा हो पा रहा होता है। यहाँ पे वो कहता है कि ये तो डेड गॉड्स पॉइंट था, ये सिल्वर आई का डेड गॉड पॉइंट था और उसको ये कैसे स्किप कर सकता है, वो कैसे इसको तोड़ कर ले जा सकता है। क्या वो अपने टाइम लॉ में प्रोफिशिएंट है, वो उसके अटैक से कैसे भी बच सकता है। और यहाँ पे सब लोग इन सब के बारे में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो ये भी कहते हैं कि पैथेटिक ह्यूमन। और यहाँ पे सिल्वर आई ने अपने आंखों को खोल दिया तो ये ह्यूमन सच में मारा जाने वाला है। अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि आखिर उसके आई में कौन सी पावर मौजूद है या फिर उससे वो क्या कर सकता है और यहाँ पे आखिर वो अपने आंखों को बंद क्यों करता है, जिसका रीजन हम आगे भी जानेंगे। अब यहाँ पे हमें सीन चेंज कर सिल्वर आई को दिखाया जाता है जो कि ये देखकर पूरी तरह से हैरान होता है क्योंकि ये उसका वन ऑफ द सीक्रेट टेक्निक में से एक होता है और उसको इसने टाइम स्टॉप के यूज से किया होता है जो कि सेल को भी इरोड कर सकती है। लेकिन ये सामने वाला ह्यूमन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इतने शॉर्ट टाइम में वो इस टाइम स्टॉप को तोड़ पा रहा होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग वहाँ पे स्काई में फ्लोट करता होता है, उससे कहता है कि तुम्हारी ये मूव तो बहुत ही कनिंग है, अनफॉर्चुनेटली इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है। सिल्वर आई चलो मुझे तुम अपने बाकी के मूव्स दिखा। दो देखा जाए तो यहाँ पे लू फेंग की डिफेंसिव एबिलिटी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। उसकी बॉडी डिफेंस पावर भी रोबस्ट थी, यहाँ तक कि लू फेंग की सोल डिफेंस तो और भी स्ट्रॉन्गर थी जिसके कारण सिल्वर आई उसके सोल को इरोड नहीं कर पाया और उसके सोल से बहुत ही आसानी से छूट गया। यहाँ पे सिल्वर आई धीरे से कहता है ह्यूमन तुम सच में स्ट्रांग हो, लेकिन यहाँ पे मैं तुमसे लीव लूँगा अगर तुम इसको सर्वाइव कर पाओगे। अब यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे कई सारे क्रिएचर इस मूव से हिट हुए हैं, यहाँ तक कि इस मूव से तो 4 इविंसिबल
एम्प्रेस भी मर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तुम कैसे बचे। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी फोरहेड खुलने लगती है और वहाँ पे चारों तरफ टाइम स्पेस क्रैक होने लगती है और दिखाया जाता है कि वहाँ पे पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है। उसकी सिल्वर वाइट आइज वो खुलने लगती है और जैसे ही वो खुलती है उसमें दिखाया जाता है कोई भी प्यूपल्स नहीं होती है और वो अभी लू फेंग को घूर कर देख रहा होता है। वहाँ पे चारों तरफ गॉडली पावर महसूस हो रही होती, चारों तरफ गॉडली पावर फैल रही होती है और जो आई अपीयर होती है वो उसमें इंच बाय इंच उसमें से एनर्जी निकल रही होती है और वहाँ के पूरे पावर को वो चारों तरफ फैला रही होती है। अब दिखाया जाता है कि वो इनविंसिबल गॉडली पावर लू फेंग की बॉडी पे भी असर डालना शुरू कर देती है और तभी वहाँ पे उसका अपना सेकेंड आई को भी खोलता है। दिखाया जाता है हमें लू फेंग को जो सामने की तरफ देख कर कहता है कि नो वंडर, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आखिरकार ये सिल्वर आई की ये स्टेट कितना ज़्यादा पावरफुल है, आखिर ये किस तरह का स्पेशल क्रिएचर है। और वो सामने की तरफ ही देख रहा होता है। हालांकि लू फेंग के पास सर्विंग्स थी, जनरल आर्मर थी, लेकिन वो इस पावर को महसूस कर पा था जो कि बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग थी। अब दिखाया जाता है हमें लू फेंग को जो कि सडनली वहाँ पे इल्यूजन में चला जाता है और इसे देखकर लू फेंग कहता है कि क्या वो मुझे इस इल्यूजन से मारने वाला है और लू फेंग उस इल्यूजन को भी तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लू फेंग की जो सोल और कॉन्शियसनेस होती है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी होती है और वो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लू फेंग को लगता है कि वो बड़ी आसानी से उसको तोड़ देगा और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये फिर से इल्यूजन आता है, वो तोड़ते जाता है। अब यहाँ पे लू फेंग उसके इल्यूजन पे इल्यूजन तोड़ रहा होता है, लेकिन लू फेंग अभी भी उसमें फंसा हुआ होता है। अब लू फेंग एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड बंदा था जो कि आराम से एक के बाद एक इल्यूजन को तोड़ रहा होता है, लेकिन जैसे वो इल्यूजन को तोड़ता वो फिर से फॉर्म हो जाती और लू फेंग को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो यहाँ पे इन्फिनाइट लूप में फंस चुका है और अगर यहाँ पे उसने मिलियंस ऑफ ईयर्स भी यहाँ पे बिता दिए तो इससे नहीं निकल सकता। अब लू फेंग कहता है कि ये तो सिर्फ एक इल्यूजन है, आखिर ये टूट क्यों नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि ये उसका जरूर कोई टॉप हिडन सीक्रेट मूव होगा। लू फेंग उस इल्यूजन में फंसा ही रहता है और वो कहता है कि मुझे इसको तोड़ना होगा और वो कहता है ये इम्पॉसिबल है कि ये इल्यूजन मुझे ऐसे फंसा कर रख सकता है। अब यहाँ पे लू फेंग यहाँ पे अपनी टेक्निक को यूज़ करने लगता है और वहाँ पे अपने मूव को चलने लगता है। सिल्वर आई को भी दिखाया जाता है जिसके स्किन से डायमंड डिसअपीयर होने लगती है और ये उसका सीक्रेट टेक्निक होता है जहाँ पे इसको तोड़ने के सिर्फ दो ही रास्ते थे। पहला ये कि इसके लिए माइटी गॉडली पावर सोल प्रोटेक्टिंग ट्रेजर का होना जरूरी था और लू फेंग के केस में उसके पास तो टावर पेड़ होता ही है जो कि एक गॉडली सोल प्रोटेक्टिंग ट्रेजर होता है। और सेकेंड, इसको तोड़ने के लिए किसी को यहाँ पे बिना मरे ही फॉल किए हुए इसको तोड़ना पड़ेगा, जिसके कारण यहाँ पे ये बहुत ही लंबा टाइम लग जाता है हर एक इल्यूजन को तोड़ने के लिए। लेकिन अब देखा जाए तो इल्यूजन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाएगा, लेकिन एक रियलिटी में ये ब्लिंक ऑफ आई जितना होगा। और यहाँ पे हमें सिल्वर आई को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि ये इन्फिनाइट लूप है, यहाँ पे तुम जितना भी कोशिश कर लो तुम इसको नहीं तोड़ पाओगे और आखिरी में जाकर तुम्हारी सोल भी कोलैप्स हो जाएगी। और यहाँ पे इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम्हारे पास कोई सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कोई चीज़ होना चाहिए। अब सिल्वर आई अपने इस मूव पे भी प्राउड महसूस कर रहा होगा और वो सोच रहा होता है कि ये सामने वाला बंदा लू फेंग इसको तोड़ नहीं पाएगा। वो यहाँ पे बिल्कुल ही कंफर्ट होता है, लेकिन दिखाया जाता है कि सिल्वर आई जैसे ही अपनी आंखों को बंद करता है सामने लू फेंग अपनी आंखों को खोल देता है, जिसको देखकर तुम सिल्वर आई पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है तुम आखिर ये कैसे पॉसिबल है। और वहाँ पे सर्वेंट भी जोरकर चिल्ला करके आता है ये नामुमकिन है, आखिर कैसे हो सकता है। यहाँ पे 4 इनविंसिबल एम्प्रेस के अलावा कोई भी इसको सर्वाइव नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि 2 बंदों ने तो अपनी अनडाइंग बॉडी को भी यहाँ पे बर्न आउट कर दिया था। आखिरकार तुम इसको कैसे सर्वाइव कर सकते हो, इसको कैसे होल्ड कर सकते हो। और यहाँ पे सिल्वर आई उससे पूछता है कि तुम बताओ कि आखिरकार तुम उस इन्फिनाइट लूप में कितने लंबे समय तक फंसे हुए थे। तो यहाँ पे लू फेंग कहता है कि क्या इन्फिनाइट लूप ऑफ इल्यूजन, और वो कहता है कि मैं इतने ईराज तक यहाँ पे फंसा रहा। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर लू फेंग कितने ईराज तक वहाँ पे फंसा रहा और क्या लू फेंग इस बार सिल्वर आई से जीत पाएगा या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।